नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे अपन जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द वीड है, खरपतवार है, खरपतवारों के वर्ग वर्णन के बारे में बात करेंगे। इसका वर्गीकरण है, वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे खरपतवार का जो पहला पार्ट था। पहले पार्ट के अंदर आपने बात की खरपतवार की डेफिनेशन और उसके बेनिफिट और इसके लॉसेज की। आज यहाँ पर अपन बात करेंगे जो सेकंड पार्ट है खरपतवार का। इस सेकंड पार्ट के अंदर जो खरपतवारों का वर्गीकरण है, उस खरपतवारों के वर्गीकरण के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इनका जो पहला वर्गीकरण है वो पहला वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पे जो खरपतवारों का वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के अंदर अपन बात करेंगे कि कौन सा खरपतवार है। इस खरपतवार का जो जीवन चक्र है वो कितने दिनों तक का होता है या कितने ऋतुओं का होता है, कितनी सीजन का होता है। जीवन चक्र के आधार पे खरपतवार को मोस्टली 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट आपका 1 वर्षीय खरपतवार। जो नंबर फर्स्ट है वो क्या है दोस्तों, आपका 1 वर्षीय खरपतवार। नंबर 2 क्या है आपका द्विवर्षीय खरपतवार। और नंबर 3 जो है आपका वो है दोस्तों आपका बहुवर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवार के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें वे खरपतवार सम्मिलित है जो एक ही ऋतु में अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। उन खरपतवारों को 1 वर्षीय खरपतवार कहा जाता है। उसके बाद में द्विवर्षीय खरपतवार की बात करेंगे। ऐसे खरपतवार जो 2 ऋतुओं में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। पहले सीजन के अंदर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और सेकंड ऋतु के अंदर क्या करते हैं, वो फ्लावर और सीड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या है, आपका द्विवर्षीय। नंबर 3 जो आता है, नंबर 3 की बात करेंगे बहुवर्षीय जो खरपतवार है। इसमें मोस्टली ऐसे खरपतवार सम्मिलित हुए जो 2 ऋतुओं से अधिक के अंदर अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। उन खरपतवारों को बहुवर्षीय खरपतवार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नंबर फर्स्ट बात करेंगे तो आपका 1 वर्षीय खरपतवार है। 1 वर्षीय खरपतवारों के अंदर अपन बात करते हैं। पहला है आपका रबी का खरपतवार और एक है दोस्तों आपका खरीफ का खरपतवार। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा किसको पूरा देखते हैं। यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पे तो आपका जो 1 वर्षीय खरपतवार है, 1 वर्षीय खरपतवारों को हमने 2 भागों में बांटा। एक आता है आपका रबी का खरपतवार और एक आता है दोस्तों आपका खरीफ का खरपतवार। रबी के खरपतवारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे खरपतवार जो रबी की क्रॉप्स है, मोस्टली आपका गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, इन फसलों के साथ जो जर्मिनेटेड होते हैं, जो अपना जीवन चलाते हैं, वे सभी खरपतवार जो है आपके रबी के खरपतवार है। इसमें पहला जो खरपतवार है वो दोस्तों कौन सा है, जंगली जई। नंबर सेकंड बात करेंगे गेहूंसा। एक आता आपका बथुआ, खरबथुआ और प्याजी। ये सभी खरपतवार जो है वो ऐसे खरपतवार है मोस्टली रबी के साथ या रबी सीजन के अंदर गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसल के साथ ये उगने का कार्य करते हैं। उसके बाद में नंबर जो सेकंड है आपका खरीफ है। खरीफ के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो खरीफ के अंदर जो आने वाले जो आपके वीड्स है, जैसे आपकी जंगली चौलाई है। जंगली चौलाई आपने देखा होगा। खरीफ में उगने वाली फसलें जैसे आपका बाजरा है, जवार है, मक्का है, इन फसलों के अंदर ये जो है आपका जंगली चौलाई जो है वो खरपतवार है, वहां पर उगता है। इसके अलावा जैसे पत्थर चट्टा है, तो पत्थर चट्टा भी क्या है, आपका खरीफ का खरपतवार है। और यहाँ पर जो बरूग है, बरूग की बात करेंगे सोरगम हेल्पनेस। जो बरू घास होती है, बरू घास को अपन सोरगम हेल्पनेस या जॉनसन घास के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी बरू घास है, बरू घास का जो टाइमिंग है वो जो वानस्पतिक नाम है वो सोरगम हेल्पनेस। और इसके बाद में बात करेंगे इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, आपका जॉनसन घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा कि जॉनसन घास के नाम से किस खरपतवार को जाना जाता है। तो आपका जो बरू घास है, बरू घास को जॉनसन घास के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निम्न में से 1 वर्षीय रबी का खरपतवार कौन सा है, निम्न में से 1 वर्षीय खरीफ का खरपतवार कौन सा है। ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में नंबर सेकंड है आपका द्विवर्षीय खरपतवार।
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, द्विवर्षीय खरपतवार के अंदर पहली सीजन के अंदर जो वीड है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, अपनी वानस्पतिक ग्रोथ करता है, और सेकंड ऋतु के अंदर क्या करता है, वो बीज का या फल का निर्माण करता है। तो इसके अंदर देखिएगा, जिसे आपका जंगली गाजर है और जंगली गोभी है, ये दोनों खरपतवार जो है वो कैसे खरपतवार के द्विवर्षीय खरपतवार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगली गाजर और जंगली गोभी किस प्रकार के खरपतवार है, द्विवर्षीय आपके खरपतवार है। उसके बाद में नंबर 3 पे जो आता है, नंबर 3 पे जो है आपका, वो है आपका बहुवर्षीय खरपतवार। तो बहुवर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार जो 2 से अधिक ऋतुओं में अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं, उन खरपतवारों को बहुवर्षीय खरपतवार के नाम से जाना जाता है। अपन बात करेंगे बहुवर्षीय खरपतवार में, एक होता है आपका जिसे शाकीय खरपतवार और एक होता है दोस्तों आपका काष्ठीय खरपतवार। नंबर जो फर्स्ट है शाकीय खरपतवार की बात करेंगे, जिसे मोता है आपका साइप्रस रोडेंटस। आपने देखा होगा जो आपका मोथा है साइप्रस रोडेंटस, जो इसका वानस्पतिक नाम है, इसे साइप्रस रोडेंटस की बात करेंगे। ये आपका शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार है। उसके बाद में अमरबेल होता है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है। अमरबेल की बात करेंगे, ये आपका जो रिजका की क्रॉप है, जो आपकी फोडर क्रॉप है, उसके ऊपर टोटल स्टेम पैरासाइट के रूप में ये पाया जाता है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो ये आपका शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार है। उसी प्रकार आपका देखिएगा दोस्तों दूब घास है, साइलोडोन डेक्टाइलोन जो होती है आपकी, दूब घास की भी बात करेंगे। ये साइलोडोन डेक्टाइलोन जो है आपका, ये आपका बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार है। उसके बाद में काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवारों के अंदर सम्मिलित है सेकरम स्पॉन्टेनियम, जो आपका कांस होता है, जड़बेरी है, इसके अलावा जिसे आपका आक है। ये कैसे खरपतवार है, ये आपके बहुवर्षीय काष्ठीय खरपतवार के अंतर्गत ये आते हैं। तो आपका जो खरपतवार का जो पहला क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट है। पहले क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करे थे जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। एक वर्षीय में एक आता है रबी का खरपतवार, एक आता है खरीफ का खरपतवार, बहुवर्षीय में जंगली गाजर और जंगली गोभी, और ये द्विवर्षीय में। और बहुवर्षीय की दोस्तों बात करे थे शाके, जिसमें मोता है, अमरबेल है और आपका दूबघास सम्मिलित है। इसके बाद में काष्ठीय खरपतवार में जैसे कांस है, झड़बेरी है, आक है, ये इसके अंदर क्या है आपके सम्मिलित है। उसके बाद में सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो वीड का, उस सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, जैसे वो है आपका बीज पत्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बीज पत्र को अपन बोलते हैं लीडेंस। तो आपने देखा होगा एक होता आपका मोनोकोट और एक होता आपका डायोकोट। मोनोकोट का मतलब क्या होता है आपका एक बीज पत्री, ठीक है, और डायोकोट का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका द्विबीज पत्री। दूसरा आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो जितने भी मोनोकोट्स हैं उनकी जो पत्ती होती है वो दोस्तों कैसी होती है, संकरी, और जितने भी आपके डायकोट्स हैं उनकी जो पत्ती है वो कैसे होती है आपके, चौड़ी। तो यहां पर पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि एक बीजपत्री की पत्ती संकरी होती है और द्विबीजपत्री की पत्ती चौड़ी होती है। दूसरा जो अंतर है आपने देखा होगा, जैसे मोनोकोट और डायोकोट के अंदर मेजर डिफरेंस की अपन बात करेंगे, जैसे जितने भी जो आपके मोनोकोट्स होते हैं उसमें समानांतर या एकांतर शिराविन्यास पाया जाता है लीफ में। आपने देखा होगा जितने भी एक बीजपत्री है उनके अंदर एकांतर शिराविन्यास पाया जाता है, और यहाँ पर जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर जालिकावत शिराविन्यास पाया है। इसलिए आपको कई बार देखना हो, ऐसे लीप को देखकर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है दोस्तों कि ये जो प्लांट है वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। यहाँ इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 2017 के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से द्विबीजपत्री का उदाहरण है। तो वहां पे जैसे जो आंसर था वो था आपका दोस्तों, जैसे ककड़ी है आपकी, उसके अलावा जैसे आपका खीरा है, ककड़ी है, खीरा है, और उसके अलावा जैसे तरबूज है आपके। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या है आपके उसमें आंसर में थी, ककड़ी, खीरा और तरबूज। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या में ये रियल आंसर था। तो आप देखिएगा ककड़ी, खीरा और तरबूज की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो सीधा सा जो ये है इनके अंदर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, इसलिए ये जो ककड़ी, खीरा और तरबूज है ये क्या है आपका द्विबीजपत्री जो आपके प्लांट्स है। दूसरा इनके एग्जाम्पल को मैंने एक और चीज देखी है
कि यहाँ पर जैसे इसमें एक बीज पत्र पाया जाता है और इसके अंदर क्या होते हैं, द्विबीज पत्र पाए जाते हैं। इसको दो बराबर भागों में इसके बीज को बांटते हैं तो दो बराबर भागों में इसका बीज बढ़ता नहीं है, जबकि इसके बीज को दो बराबर भागों के अंदर आसानी से बांटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखिएगा, गेहूं में उगने वाला गेहूं सा है, प्याजी है, जंगली धान है आपका, इसके अलावा आपका बरू है, दूब घास है, मोता है, कांस है। ये सभी खरपतवार आपके एक बीजपत्री और संकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जैसे द्विबीजपत्री की बात करेंगे तो जंगली चौलाई है, बथुआ है, खरबथुआ है, मकोई है, सत्यानाशी है। ये सभी प्लांट्स जो है वो आपके कैसे खरपतवार है, द्विबीजपत्री, और इनकी पत्तियां जो होती है दोस्तों वह कैसे होती है, वो चौड़ी होती है। इसलिए आपको थोड़ा सा ये देखना है कि निम्न में से एक बीजपत्री का एग्जाम्पल कौन सा है और निम्न में से द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दोनों में बेसिकली आप आराम से डिफाइन कर सकते हो कि एक बीजपत्री आपका खरपतवार कौन सा होगा और द्विबीजपत्री आपका खरपतवार कौन सा होगा। तो इसी प्रकार से पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण, और सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन है वो बीज पत्र के आधार पे, या मैं कहूं आपकी पत्ती की चौड़ाई के आधार पे भी खरपतवारों का यहां पर वर्गीकरण कंप्लीट है। उसके बाद देखिएगा नंबर 3, फसल संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी देखा होगा आपने, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फसल के ऊपर जो रिलेशन होता है, फसल के ऊपर जो संबंध होता है, उस संबंध के आधार पे जो खरपतवारों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला होता है आपका निरपेक्ष। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष का जो अर्थ है वो क्या होता है। निरपेक्ष की बात करेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो खरपतवार है, जैसे इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार सम्मिलित है जो मुख्य फसल के उत्पादन में कमी कर देते हैं, चाहे वो रबी का खरपतवार हो चाहे खरीफ का खरपतवार हो। या डायरेक्ट भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि सभी वे खरपतवार जो रबी और खरीफ में सम्मिलित है जिनके कारण फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। या एक ऐसा भी कह सकते हैं कि वे खरपतवार जो फसल उत्पादन में कमी कर देते हैं, चाहे वो रबी का खरपतवार हो चाहे खरीफ का खरपतवार हो, उन सभी खरपतवारों को अपन एब्सोल्युटली या निरपेक्ष खरपतवार कहा जाता है। जैसे आपका कृष्ण नील है आपका, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा। कृष्ण नील है, एनागेलिस आर्वेंसिस है आपका, साइप्रस रोडेंटस मोता है, इसके अलावा जैसे हिरनखुरी है, एक आता है पार्थेनियम स्पीसीज आपका गाजर घास है। तो ये सभी खरपतवार ऐसे हैं जो निरपेक्ष है, एब्सोल्युटली है, और ये उगने से मुख्य फसल के प्रोडक्शन के अंदर क्या होती है दोस्तों, बहुत बड़ी कमी आ जाती है। उसके बाद में नंबर जो सेकंड है वो आपका सापेक्ष। सापेक्ष को अपन कहेंगे रिलेटिव। आपने देखा होगा संबंधित जो खरपतवार होते हैं उन्हें संबंधित खरपतवार को रिलेटिव वीड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बोई गई फसल में दूसरी फसल का उगना सेलेक्टिव या आपका रिलेटिव खरपतवार कहलाता है। जैसे बोई गई फसल के अतिरिक्त दूसरी फसल का उगना, जैसे आपने गेहूं बोया और उस गेहूं के अंदर गेहूं की जगह क्या उग गया बेटा आपके, जैसे सरसों, ठीक है। तो गेहूं के खेत में सरसों का उगना किस प्रकार का खरपतवार है, रिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जैसे अपन बात करेंगे, जैसे आपने खेत में उगाई सरसों और आपने देखा सरसों के अंदर क्या हो गया आपका चना, तो सरसों के खेत में ये जो चना उगा हुआ है ये क्या है आपका, ये रिलेटिव या संबंधित आपका खरपतवार है, सापेक्ष खरपतवार है। जैसे आपने जौ लगाया और जौ के अंदर क्या हो गया आपका, सरसों हो गया, तो ये जौ के अंदर उगा हुआ जो सरसों है वो भी क्या है आपका, संबंधित सापेक्ष या रिलेटिव खरपतवार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उसके बाद में जो फसल संबंध के आधार पे जो खरपतवार थे, इन खरपतवारों के वर्गीकरण के अंदर नंबर 3 आता है अवांछित या रोगी वीड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी काफी बार क्वेश्चन आता है। तो अवांछित या रोगी वीड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अवांछित या रोगी वीड क्या होता है, बोई गई फसल में या वहां पर सापेक्ष के अंदर बात करे थे, बोई गई फसल के अतिरिक्त दूसरी फसल का उगना, जैसे गेहूं के अंदर सरसों का उगना, और यहां पर बोई गई किस्म के अतिरिक्त दूसरी किस्म का उगना, ठीक है। आपने जो वैरायटी बोई उस वैरायटी के अतिरिक्त उस खेत में कोई नई वैरायटी उग रही है, तो उस नई वैरायटी को अपन क्या कहेंगे,
उसे अपन क्या कहते हैं, अवांछित या रोगी वीड के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं की कल्याण सोना उगाई, और कल्याण सोना के अंदर क्या उगाई आपके, राजती 77। गेहूं की कल्याण सोना के अंदर राजती 77 वैरायटी आपके उगी हुई है। तो यहां पर ये राजती 77 जो वैरायटी है वो वैरायटी आपके अवांछित या रोगी वीड के अंदर दोस्तों सम्मिलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। बोई गई किस्म के अतिरिक्त दूसरी किस्म का उगना किस प्रकार के खरपतवार का एग्जाम्पल है, तो ये आपके अवांछित या रोगी वीड का एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नंबर जो 4 है वो है आपका नकलची या मिमिक्री। तो नकलची या मिमिक्री की अपन डिस्कस करेंगे। नकलची या मिमिक्री आपने देखा होगा कि वो तो इसकी मिमिक्री करता है, वो तो उसकी नकल करता है। तो अपन बात करते हैं यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है। नकलची वीड्स वो है जो आपने देखा होगा कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिसके बाह्य जो एनाटोमी होते हैं, बाह्य सिम्टम्स होते हैं या देखने के अंदर अपने को फसल के समान लगते हैं, इसलिए फसल और उस खरपतवार में डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अपन यहां पर बात करेंगे गेहूं के खेत में, ये गेहूं के खेत में गेहूं का जो प्लांट है वो उग जाता है। तो यहां पर ये जो गेहूं का प्लांट है वो कैसा खरपतवार है दोस्तों, नकलची या मिमिक्री। क्योंकि आपने देखा होगा गेहूं और गेहूं का प्लांट दोनों देखने में एक समान दिखाई देते हैं। जैसे धान के खेत में सावा है तो धान और सावा के अंदर डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए धान के खेत में सावा की जो फसल है उसका उगना क्या कहलाता है आपका, मिमिक्री खरपतवार। जो के खेत में जई जो है जंगली जई उग जाती है, तो जो और जंगली जई के अंदर अपन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आपके वे खरपतवार जो हूबहू फसलों के समान दिखाई देते हैं उन खरपतवारों को अपन नकलची खरपतवार कहते हैं। गेहूं के खेत में गेहूंसा, धान के खेत में सावा, जौ के खेत में जंगली जई, पालक के खेत में जंगली पालक। उसी प्रकार आपने देखा होगा जैसे बाजरा के अंदर बरू। आपने ये भी नोटिस किया होगा जैसे कई बार अपन क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं उस समय जैसे अपन क्या करते हैं, जो अपना बरू है उस बरू के बरू से कई बार बाजरे के प्लांट को भी अपन काट देते हैं, क्योंकि बाजरा और बरू जो है हमारे को देखने में एक समान सा दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये मिमिक्री या नकलची आपके खरपतवार है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो है सूक्ष्म जलवायु खरपतवार। जो नंबर 5 है आपका वो है आपका सूक्ष्म जलवायु खरपतवार। तो सूक्ष्म जलवायु खरपतवार की अपन बात करेंगे, इसको जो इंग्लिश के अंदर अपन बोलेंगे इसको आपका स्पेशल जो है स्पेशल माइक्रो क्लाइमेटिक जो वीड्स होते हैं। आपने देखा होगा इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे खरपतवार है दोस्तों वो क्या करते हैं कि वो फसल के पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन फसलों के द्वारा ऐसी क्लाइमेट उत्पन्न की जाती है जिस क्लाइमेट में वो एक विशेष प्रकार का खरपतवार जनरेट होता है। जैसे यहां देखा होगा कि आपने खेत में बरसीम लगाया तो उस बरसीम के अंदर कासनी खरपतवार ऑटोमेटिक उग जाता है, क्योंकि यहां पर बरसीम के प्लांट्स के द्वारा ऐसी क्लाइमेट उत्पन्न की गई है जिसके अंदर कासनी जो खरपतवार है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक उग जाता है। तो ये क्या है आपका विशेष सूक्ष्म जलवायु खरपतवार, स्पेशल माइक्रो क्लाइमेटिक वीड्स जो है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहां पर देखेगा तो जो आपका फसल संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण था। नंबर फर्स्ट एब्सोल्यूट की बात करेंगे, बोई गई फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार, चाहे वो रबी का हो चाहे खरीफ का हो। उसके अलावा सापेक्ष या रिलेटिव, बोई गई फसल के अतिरिक्त दूसरी फसल का उगना उसे सापेक्ष या रिलेटिव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं जैसे गेहूं के खेत में सरसों जो उग गई वो किस प्रकार का खरपतवार है। तो गेहूं के खेत में सरसों का उगना सापेक्ष या रिलेटिव आपका खरपतवार है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जैसे नेक्स्ट आपने देखा होगा जैसे एक आता आपका अवांछित या रोगी। तो अवांछित या रोगी वीड्स की अपन बात करेंगे, इसके अंदर वे खरपतवार सम्मिलित है बोई गई किस्म के अतिरिक्त दूसरी किस्म का उगना अवांछित या रोगी वीड कहलाता है। एक आता है मिमिक्री। तो फसल के समान गुण रखने वाले खरपतवारों को मिमिक्री खरपतवार कहा जाता है। और विशेष सूक्ष्म जलवायु खरपतवार, कुछ खरपतवार विशेष जलवायु परिस्थितियों में अच्छी वृद्धि करते हैं
जिसे बरसीम के साथ अच्छी वृद्धि कौन करता है दोस्तों? कासनी, चिकोरियम इनविटास जो है वो कासनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके एग्जाम के अंदर जैसे एक बार पूछा गया निम्न में से कासनी खरपतवार का वानस्पतिक नाम है, तो वहां पर जो कासनी खरपतवार है उसका वानस्पतिक जो नाम था वो क्या था? चिकोरियम इनविटास। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपके फसल संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा जीवन चक्र के आधार पे, नंबर सेकंड पढ़ा आपने बीज पत्र के आधार पे, और बीज पत्र के साथ साथ आपने संकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के एग्जाम्पल्स के बारे में भी आपने डिटेल पढ़ी है। नंबर जो 3 था उसके अंदर हमने पढ़ा फसल संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। अब देखिएगा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका प्रजनन विधियों के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है अपनी जीके की क्लास भी रेगुलर चल रही है और जल्द ही आपके लिए हम बहुत जो आपके ऐप के अंदर जो स्टडी मटेरियल है वो आज शाम तक डाल दिया जाएगा। इसलिए आप सभी जो विद्यार्थी है अपनी जो पीडीएफ फाइल आएगी उसके अंदर आप नोटिस कीजिएगा और उस स्टडी मटेरियल को थोड़ा क्लियर करिएगा, और आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए टेस्ट की जो फैसिलिटीज है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल सतर्क रहिए, जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर पूरी कमांड रखिए। तो यहां पर जो नेक्स्ट है वो है आपके प्रजनन विधियों के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो ब्रीडिंग के आधार पे खरपतवारों का जो वर्गीकरण है ये 2 प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट आपका सीड के द्वारा और नंबर सेकंड जो है वो है वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा। तो वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर अपन बात करेंगे वानस्पतिक भागों के द्वारा जो है वानस्पतिक भागों के द्वारा जो अपन प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है, वो आते हैं यहाँ पर बीज के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा आपका सत्यानाशी है, बथुआ है, खरबथुआ है, जंगली चौलाई है, जंगली जई है, प्याजी है, ये सभी वे खरपतवार है जिनका प्रोपोगेशन जो है वो बाई सीड होता है। सीड के द्वारा, बीज के द्वारा इनका नया प्लांट तैयार होता है। उसके बाद में अपन सेकंड बात करते हैं, सेकंड है आपके वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन। तो यहां पर वानस्पतिक भागों के द्वारा जो प्रोपोगेशन है इसके अंदर अपन बात करेंगे तने के द्वारा। जैसे आपका जो तना है, तने के द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसके अंदर आपने देखा होगा तने के द्वारा। दूब घास है तो दूब घास का जो प्रवर्धन है वो बाई स्टेम, और स्टेम का भी जो पार्ट है वो पार्ट है आपका दोस्तों रनर्स जिसको कह सकते हैं। कल की क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर कि आपका जो दूब घास है, दूब घास का जो प्रोपोगेशन है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आपके तने के द्वारा। नंबर जो सेकंड है, जैसे आपने देखा होगा जो पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा का जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? बाय लीफ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, तो यहां पर जैसे पत्थर चट्टा है तो पत्थर चट्टा के ये जो किनारे होते हैं इन किनारों के ऊपर क्या होती है? बर्ड्स पाई जाती है, और ये बर्ड्स क्या होती है? एक नई प्लांट को तैयार करने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा कि ये जो बर्ड्स है ये बर्ड्स है नई प्लांट को तैयार करने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। तो आप सभी जो है वो देखिएगा कि जो आपका पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा का जो प्रोपोगेशन है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? वो होता है पत्तियों के द्वारा। उसके बाद में एक आता है हिरनखुरी। हिरनखुरी का जो खरपतवार है उसका जो प्रोपोगेशन है वो क्या होता है? बाय रूट, जड़ के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि निम्न में से हिरनखुरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो हिरनखुरी का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। नंबर जो 4 है कंद या परकंद या राइजोम। ठीक है, तो आपका जो मोथा है ये भी बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोथे का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, या उसको कह सकते हैं परकंद, या अपन उसको क्या कह सकते हैं? कंद। तो इस प्रकार से प्रजनन विधियों के आधार पे खरपतवारों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, बीज के द्वारा और एक आता है वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन। यहां पर अपन बात करेंगे जैसे बीज के द्वारा सत्यानाशी, बथुआ, खरबथुआ, चौलाई, जंगली जई, प्याजी आदि इसके अंदर खरपतवार सम्मिलित है। उसके बाद में वानस्पतिक जो भागों के द्वारा अपन बात करेंगे जैसे तने के द्वारा, जैसे सकाश दूब घास है आपका, पत्ती के द्वारा जैसे पत्थर चट्टा है, जड़ के द्वारा हिरनखुरी है, कंद या परकंद के द्वारा है तो राइजोम। राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका? राइजोम का एग्जाम्पल क्या है बेटा? आपके मोथा। तो इस प्रकार से प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट है। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा जीवन चक्र के आधार पे, नंबर जो 2 था बीज पत्र के आधार पे, और उसी 2 के अंदर हमने पढ़ा पत्ती की बनावट के आधार पे।
एक हमने पढ़ा फसल संबंध के आधार पे, और एक जो आपका नंबर 4 है वो है दोस्तों आपका प्रजनन विधियों के आधार पे। यहां पर अपन बात करेंगे यहां पर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर दिए। नंबर जो 5 है वो है परजीविता के आधार पे, ठीक है। तो परजीविता के आधार पे खरपतवारों का जो वर्गीकरण है मोस्टली आपके दो प्रकार से किया गया है, और आपके एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैरासाइट जो वीड्स होते हैं ये 2 टाइप्स है आपके, एक होता है बाई स्टेम और एक होता है आपके बाई रूट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। जैसे आपका पहला होता है तने के ऊपर परजीवी, ठीक है, स्टेम पैरासाइट। अब स्टेम पैरासाइट को भी हमने दो भागों के अंदर बांटा है, एक होता है पूर्ण तना परजीवी, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो यहां पर आप इसको ये देखिएगा कि आप ये मान के चलिएगा कि एक होता है पूर्ण तना परजीवी जिसको बोलेंगे टोटल स्टेम पैरासाइट, एक होता है सेमी स्टेम पैरासाइट। तो यहाँ पर टोटल स्टेम पैरासाइट में क्या होता है कसकुटा जिसको अमरबेल बोलते हैं, और एक सेमी स्टेम पैरासाइट है उसमें क्या होता है लोरेंथस। अब कसकुटा का अर्थ क्या होता है दोस्तों अमरबेल, देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, कसकुटा अमरबेल लोरेंथस जो है। अब यहां पर अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपके स्टेम के, और नंबर जो 2 बचे हुए हैं वो है आपके रूट के। एक होता है टोटल रूट पैरासाइट और एक आता है सेमी रूट पैरासाइट। तो टोटल रूट पैरासाइट क्या है आपका Cl, और यहां पर O, और ये क्या है S। O4 क्या है आपका ओरोबंकी, O4 क्या है आपका ओरोबंकी, S4 क्या है आपका स्ट्राइगा। तो यहां पर अपन देखते हैं आपका O4 ओरोबंकी और S4 क्या है आपका स्ट्राइगा। तो इसी प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं कि टोटल रूट पैरासाइट ओरोबंकी है, एक सेमी रूट पैरासाइट क्या आपका स्ट्राइगा है। तो यहां पर अपन बात करते हैं जैसे तना परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट कसकुटा। तो कसकुटा किसमें पैरासाइट है आपके दोस्तों रिजका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए जो रिजका है रिजके के ऊपर लगने वाला पूर्ण तना परजीवी वीड जो है वो कौन सा है, तो वह है आपका दोस्तों अमरबेल। इसके बाद में L4 क्या है यहाँ पे लोरेंथस। तो लोरेंथस किसके ऊपर लगता है दोस्तों आम के ऊपर। नेक्स्ट आता है टोटल रूट पैरासाइट, तो पूर्ण जड़ परजीवी क्या है आपका ओरोबंकी, और ओरोबंकी किसमें लगता है आपके सरसों और तंबाकू की फसल के अंदर ये लगता है। एक आता है सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट आपका स्ट्राइगा आता है। स्ट्राइगा की अपन बात करेंगे, स्ट्राइगा बाजरा और मक्का की फसल या ज्वार की फसल में लगता है। तो इस प्रकार से परजीविता के आधार पे खरपतवारों को हमने 2 भागों में बांटा है, फिर इनको 2 भागों के बाद में 2-2 पार्ट्स में और बांटा गया है, टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट। CLOS, C4 कसकुटा, L4 लोरेंथस, O4 ओरोबंकी और S4 क्या होता है स्ट्राइगा। कसकुटा लगता है रिजका में, लोरेंथस लगता है आम के अंदर, उसके बाद में ओफ आता है ओरोबंकी आपके लगता है तंबाकू के अंदर, सरसों के अंदर, बैंगन के अंदर, और S4 क्या है स्ट्राइगा, वो लगता है ज्वार बाजरा और मक्का की क्रॉप्स पे। इस प्रकार से आपका जो 5 नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जलवायु के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जलवायु के आधार पे खरपतवारों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा जो क्लाइमेट के आधार पे जो खरपतवार है इसका जो वर्गीकरण है, एक आता है कृषित क्षेत्रों में। कृषित क्षेत्रों का मतलब ये होता है जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य किए जाते हैं, जैसे इनमें सभी रबी और खरीफ के खरपतवार सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है आपका अकृषित। अकृषित का अर्थ क्या होता है जहां पे कृषि कार्य नहीं किए जाते, उन क्षेत्रों के अंदर उगने वाले खरपतवारों में जैसे आपका लैंटाना कैमरा है, गाजर घास है, कांस है, ठीक है। तो ये ऐसे खरपतवार है जो अकृषित क्षेत्रों के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है। इनको अपन अकृषित क्षेत्रों में लगने वाले खरपतवार के नाम से जानते हैं। शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार जैसे झड़बेरी है, नागफनी है, जवासा है, बाईसुरी है, ये आपका डिजर्ट कंडीशन के अंदर लगने वाले खरपतवार है। एक आता है जलमग्न क्षेत्रों में उगने वाले, तो जलमग्न के क्षेत्रों में जलकुंभी है, जंगली धान है, ये खरपतवार इसके अंदर सम्मिलित है। तो इस प्रकार से खरपतवारों का जो वर्गीकरण था वो आपने कंप्लीट पढ़ा, और मोस्टली यहाँ पर मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग
खरपतवारों को 6 भागों में हमने बांटा है इनके वर्गीकरण को। पहला जीवन चक्र के आधार पे, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, उसके बाद में बीज पत्र के आधार पे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक आता है पत्ती की चौड़ाई के आधार पे, संकरी पत्ती वाला और चौड़ी पत्ती वाला, फसल संबंध के आधार पे, एब्सोल्यूट जिसको निरपेक्ष बोलते हैं, सापेक्ष जिसको रिलेटिव बोलते हैं, एक आता है आपका जैसे रोग्यू जिसे अवांछित बोलते हैं, और एक आता है मिमिक्री जिसको नकलची बोलते हैं। और नंबर जो 5 था आपका जैसे वो था आपका जैसे माइक्रो क्लाइमेटिक वेट्स, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, एक आता है जिसे आपके प्रजनन के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण बाई सीड के द्वारा, और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो बीज के द्वारा कौन से खरपतवारों का प्रोपोगेशन होता है और वानस्पतिक भागों के द्वारा किन किन खरपतवार का प्रोपोगेशन होता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जैसे कई बार कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं उनके अवशेष को यदि खेत में छोड़ दिया जाए तो वो वापस एक नए प्लांट को जन्म दे देते हैं, ठीक है। इसलिए उन प्लांट्स का प्रत्येक पार्ट खेत से हटाया जाना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा हिरनखुरी है, हिरनखुरी की जड़ यदि खेत में रह गई नया प्लांट तैयार करेगी। फत्तर चट्टा की नई पत्ती है वहां पे रह गई, नया प्लांट तैयार करेगी। दूब घास के अंदर तना रह गया तो नया प्लांट तैयार करेगी। मोथा का ट्यूबर राइजोम रह गया तो नया प्लांट तैयार करेगा। उसके बाद में एक आता है जिसे आपके परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। उसके अंदर अपन बात करेंगे तना परजीवी जिसको 2 भागों में बांटा है, पूर्ण तना परजीवी और अर्ध तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी अमरबेल है जो रिचका पे लगता है। अर्ध तना परजीवी क्या है आपका लोरेंथस है जो आम के ऊपर लगता है। फिर रूट को फिर हमने 2 भागों में बांटा, टोटल रूट पैरासाइट पूर्ण जड़ परजीवी, एक होता है टोटल के बाद में सेमी रूट पैरासाइट जिसके अंदर क्या आता है दोस्तों आपका सेमी में अर्ध जड़ परजीवी। तो यहाँ पर जैसे आपका टोटल रूट पैरासाइट है, ओरोबंकी उसमें आता है, और ओरोबंकी जो लगता है दोस्तों वो लगता है सरसों तंबाकू के अंदर। स्ट्राइका जो है ज्वार और बाजरा में लगता है, और लास्ट आपका था जलवायु के आधार पे। तो इसको हमने 4 भागों में बांटा है। कृषि क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार, तो सभी रबी और खरीफ के खरपतवार जो कृषि योग्य फसलों में या कृषि वाली फसलों के अंदर लगते हैं उनको कृषित खरपतवार कहा जाता है। अकृषित खरपतवार जो आपका बारानी क्षेत्र होता है जहां पे आप है ना फसल नहीं लेते हो, उन क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार अकृषित खरपतवार कहलाते हैं। उसी प्रकार आपका शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार की बात करेंगे, जड़बेरी है, नागफनी है, ज्वासा है, बाईसुरी है, ये इसके अंदर सम्मिलित है। जलमग्न क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवारों में क्या आता है, जलकुंभी और जंगली धान। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका खरपतवारों का विस्तार। तो खरपतवारों का जो विस्तार है उस विस्तार के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। खरपतवारों का जो विस्तार है वो कैसे होता है। पहला है जैसे वायु के द्वारा। आपने देखा होगा जो आपका आक आता है, आक के जो बीज होते हैं वो बहुत मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं, और आपने देखा होगा उसके ऊपर तंतुनुमा संरचनाएं होती है। तो तंतुनुमा संरचनाएं जो होती है और वो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे जल द्वारा जो है इसमें क्या आता है आपका जलकुंभी आता है। तो जलकुंभी के बारे में आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जलकुंभी के जो है वो जल के अंदर बीज बनाती है और वो पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक आता है पशु व चिड़िया के द्वारा। आपने देखा होगा बहुत सारी जो खरपतवार होते हैं वो पशु या चिड़िया की बींट से हुबहू ऐसे कैसे निकल आते हैं, और वो क्या होता है उनका पाचन नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है जो आपका पशु व चिड़िया है उसके द्वारा भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलते हैं। मानव के द्वारा, जैसे कृषि उपकरणों की आपने सफाई नहीं की तो कृषि उपकरणों के चिपक कर भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक आता है कच्ची खाद के द्वारा। कच्ची खाद के अंदर बहुत सारे खरपतवार के पार्ट्स होते हैं, बीज होते हैं, जिससे भी खरपतवार फैल जाते हैं। और एक आता है अशुद्ध बीजों का प्रयोग करेंगे तो भी खरपतवार के फैलने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से खरपतवारों का जो विस्तार है वो विस्तार कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा खरपतवारों का वर्गीकरण और नेक्स्ट जो था खरपतवारों का विस्तार। तो इस प्रकार से दोस्तों अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे खरपतवार कंट्रोल की, जिसके अंदर बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स के ऊपर एक लंबी परिचर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।